जय श्री राम मित्रों। आज के एपिसोड में हम देखेंगे, मैंने सामने बोर्ड पे लिखे हैं कुंडली के 12 भाव। अब इन 12 भावों से हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं वो सब मैंने सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर्वप्रथम हम प्रथम भाव में आते हैं। जो प्रथम भाव है वो किसी भी व्यक्ति का स्वयं का भाव है। मतलब वो स्वयं के बारे में, किसी इंसान के संपूर्ण शरीर के बारे में, इंसान का सुख, उसका दुख, उसका जन्म स्थान, उसका अभिमान, मतलब कि उसका नेचर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका काम धंधा कैसा होगा, उसका यश, बल, गौरव, आरोग्यता, नम्रता, आकृति, प्रतिष्ठा, वैराग्य, इन सब के बारे में हमारा प्रथम भाव बताता है। उसके बाद हम द्वितीय भाव में आ जाते हैं। अब मैं बताऊंगा प्रथम भाव का जो कारक होता है वो सूर्य कारक है। प्रथम भाव का कारक सूर्य है। अब हम आएंगे द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जो, जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा है, बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी कि मैं पूरा लिख पाता, लेकिन मैंने जो मेन चीज़ें वो लिखी है, धन और वाणी और कुटुंब। मतलब ये इंसान का धन भाव है। मतलब कि वो धन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, वो द्वितीय भाव हमें बताता है। साथ में इंसान की वाणी कैसी होगी, उसे कैसा कौटुंबिक सुख मिलेगा, उसकी प्राथमिक शिक्षा कैसी होगी, वो दानशीलता उसके अंदर है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमारा कुंडली का द्वितीय भाव बताता है। द्वितीय भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु, यानी कि देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आते हैं कुंडली के तृतीय भाव में, जो कि होता है परिश्रम भाव। वैसे कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा सही नहीं माना जाता। उसमें एक भाव कुंडली का तृतीय भाव भी है, जो हमारे सामर्थ्य को बताता है। हम जीवन में कितना परिश्रम करेंगे, परिश्रम के बाद कितना परिश्रम करने के बाद हमें सफलता मिलेगी, उन सब चीज़ों के बारे में हमारा कुंडली का तीसरा भाव बताता है। साथ में हमारी कितनी यात्राएं होंगी, हमारा धन संपत्ति का विभाजन होगा कि नहीं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बताता है हमारा कुंडली का तीसरा भाव। यहाँ का कारक ग्रह है मंगल। अब हम चतुर्थ भाव में आते हैं। चतुर्थ भाव में मैंने बोल्ड में लिखा है माता, राज्य, वाहन। ये हमारा राज्य, हमारा अपना घर, यात्रा, वाहन, माता, कृषि कर्म, जमीन जायदाद, हमारी मनोवृत्ति, हमारे पिता की आयु, मातृपक्ष, लोकप्रियता, जनता का हित, इन सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब हम पंचम भाव में आते हैं, जो हमारा विद्या भाव होता है। चतुर्थ भाव का जो कारक होता है वो चंद्रमा और बुध हैं। अब हम पंचम भाव में आएंगे, जहाँ का कारक गुरु है। ये हमारा बुद्धि का, हमारी संतान का, हमारा मित्रता का, हमारी विद्या का, मतलब हम कितनी विद्या प्राप्त करेंगे, उसमें कोई अड़चनें आएंगी या नहीं आएंगी, वो सब चीज़ें हम जो देखते हैं वो कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा कुंडली का छठवां भाव, जो कि एक खराब भाव माना जाता है। इस भाव में रोग, ऋण और रिपु, रिपु मतलब शत्रु स्थान, हम अपने शत्रुओं को देखते हैं कि हमारे जीवन में कितने शत्रु हमारे होंगे, कौन से शत्रु। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने सामने जिनकी शत्रुता दिखती है, कई ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें देखी जाती है वो सिक्स हाउस से देखी जाती है। अब सिक्स हाउस कई मामलों में बुरा है, लेकिन कई मामलों में ये अच्छा भी है, क्योंकि ये नौकरी का भाव भी है। नौकरी जो होती है वो भी हम सिक्स भाव से देखते हैं। उसके बाद आते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो हमारा विवाह संबंधित जो भाव होता है वो सप्तम भाव है, जहाँ का कारक ग्रह शुक्र है। और हमारी काम संबंधी बातें, पत्नी का रूप, स्वभाव, गुण, और साथ साथ हम कोई व्यवसाय करते हैं तो यह भी सप्तम भाव द्वारा देखा जाता है। उसके बाद आते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव जो हमें देखता है, ये मृत्यु भाव इसे कहते हैं। यहाँ से हम ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, यहाँ से हम अपनी आयु को देखते हैं, यहाँ से कोई आकस्मिक लाभ भी देखा जाता है। अगर पत्नी को कोई शारीरिक कष्ट होता है वो भी अष्टम भाव द्वारा देखा जाता है। और अष्टम भाव भी एक तरह से कुंडली में एक बुरे भाव के रूप में जाना जाता है,
लेकिन कुछ मामलों में जैसे छठवां भाव नौकरी के लिए कारक होता है, तो अष्टम भाव से हम अध्यात्म, कोई आदमी की रुचि अध्यात्म में कितनी होगी ये भी हम अष्टम भाव द्वारा देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं नवम भाव में। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है, जहाँ से हम दान, तीर्थ भ्रमण, तप, धर्म, संतान के लिए भी यहाँ से देखते हैं, भक्ति के लिए देखते हैं, और साधना, देव पूजा, हमारी संगत वो कैसी होगी, ये सब नाइन्थ भाव से देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं 10th भाव में, जो हमारा कर्म भाव है। कर्म भाव से हम कौन से प्रकार का कर्म करेंगे जीवन में, कौन सी नौकरी करेंगे, हमें कितना राज सम्मान मिलेगा, हमारे पिता का सुख कितना होगा, हमारे पिता के बारे में हमारा उच्च पद कितना मिलेगा, मान प्रतिष्ठा, इन सब को अगर हम देखते हैं तो कुंडली के 10वें भाव से देखते हैं, जहाँ शनि, सूर्य, बुध और गुरु कारक होते हैं। इसके बाद आ जाइए आप एकादश भाव में, जिसे कि लाभ भाव कहा जाता है। यहाँ का कारक गुरु होता है। एकादश भाव कर्म भाव से दूसरा है, मतलब कर्म भाव से जो लाभ होगा वो हमें एकादश भाव से मिलता है। इसमें सभी प्रकार के लाभ होते हैं। हमारा जो बड़ा भाई होता है उसे हम एकादश भाव से देखते हैं, हमारा पैतृक धन होता है, ये सब हम एकादश भाव से देखते हैं। उसके बाद आ जाइए 12वें भाव में, जो कि व्यय भाव कहलाता है। ये भी कुंडली में एक बुरे भाव के रूप में इस भाव को देखा जाता है। ये हमें दिखा देता है व्यय। अब व्यय किस चीज़ का? हर चीज़ का व्यय। अगर इसका ग्रहों के बारे में तो मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्यय भाव का कारक ग्रह अगर किसी घर में बैठ जाए तो उस घर संबंधित क्या व्यय यह देगा। लेकिन यह नींद का कारक है, व्यय का कारक है, हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार रहेगी। अरे जैसे कि छठवां आठवां भाव में एक एक पॉजिटिव चीज़ थी, तो यहाँ भी ये विदेश गमन का, विदेश में बसना, इन चीज़ों का कारक भी 12वां भाव है। अब व्यय भाव में विदेश गमन को इसलिए डाला गया है कि जब हमारा ये वैदिक ज्योतिष बना था उस समय विदेश यानी घर से बाहर जाने को एक तरह से सजा के रूप में लिया जाता था। जो इस कलयुग में, जो कि राहु का युग है, माया का युग है, इसमें इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे की तरह देखा जाता है कि कोई इंसान आमदनी के लिए विदेश जाता है और कमाता है। तो इस तरीके से कुंडली के 12 भावों से जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने बताई हैं, यही चीज़ें देखी जाती हैं। अब आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ। अभी तक हमने ये देखा था कि कुंडली के जो 12 भाव हैं वो 12 भाव क्या दर्शाते हैं, उन 12 भाव से हम क्या देखते हैं। अब मैंने बोर्ड पे अपनी ये 12 राशियाँ लिखी हैं, ठीक है। 12 राशियाँ और उनके स्वामी कौन हैं ये मैंने उसके आगे लिखा है। अब ये जो स्वामी हैं ये किस चीज़ के कारक हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा। सर्वप्रथम हम मंगल पे जाएंगे। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि जो राशि है, राशि का स्वामी है, वो किस चीज़ का कारक है, और कोई जो भाव है वो भाव किस, उस भाव से हम क्या देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ही मैं ये 12 जो राशियां हैं, जो 12 ग्रह हैं, अब उन वो किस चीज़ के कारक हैं वो मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा किसी कोई एक एग्जाम्पल लेके। सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि का स्वामी है मंगल। और मंगल जो होता है वो वह अग्नि तत्व है। मंगल कारक होता है पराक्रम का, ठीक है, जमीन जायदाद, भूमि का, हमारा शारीरिक बल का, हमारी उदारता का, हमारे विदेश गमन का, हमारे धैर्य का, हमारे झगड़ा, अगर किसी से झगड़ा होता है उसका, प्रबंधन का, अगर शरीर में कोई रक्त संबंधी समस्याएं हों उसका कारक। तो इन सब का कारक होता है मंगल। और मंगल की जो 2 राशियां हैं, एक तो है मेष और दूसरी है वृश्चिक। अभी यहाँ पे लिखना, मैं आगे उच्च राशि के बारे में बताऊंगा। मंगल की जो उच्च राशि होती है वो मकर होती है। मतलब कि मकर यहाँ पे आप में देखेंगे, मकर हमने पिछले बार देखा था कि मकर को हम 10 नंबर से लिखते हैं, जिसका स्वामी शनि है। अब 10 नंबर पे कहीं पे भी अगर मंगल होगा तो वो वहाँ पे उच्च रिजल्ट देगा, क्योंकि वहाँ पे वो उच्च का हो जाता है, उसके जो गुण धर्म होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम जाएंगे दूसरी राशि पे जो है शुक्र। अब शुक्र किस चीज़ का कारक है ये मैं आपको बताऊंगा। शुक्र हमारे विवाह का कारक है।
ठीक है। शुक्र हमारी आय का कारक है। शुक्र लग्जरी लग्जरी का कारक जो है, राजसी चीजों का कारक, काम का कारक, वाहन का कारक, हमारे वस्त्रों का कारक, सौंदर्य का कारक, संगीत, अभिनय, हमारे अंडर कितने नौकर काम करेंगे, यौवनावस्था, इन सब का कारक होता है वो शुक्र होता है। ठीक है। जो आपने देखे होंगे जो फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस काम कर रहे हैं, उनका शुक्र कहीं ना कहीं से मजबूत अवस्था में होता है, जिसके कारण वो उस जगत में, अभिनय जगत में है। अब तृतीय राशि पे आएंगे हम, बुध। बुध जो कि कारक है हमारी विद्या का, हमारी वाणी का, हमारा ज्ञान का, और गणित संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं उस सब का कारक बुध होता है। बुध ज्योतिष का कारक है। बुध हमारी त्वचा का कारक है। बुध हमारे गले का कारक है, हमारे भांजे का कारक है, वाणिज्य का कारक है। तो इन सब का कारक होता है बुध। बुध की उच्च राशि होती है कन्या, जो उसकी स्वराशि है। इसके बाद आएंगे हम कर्क राशि में, जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, हमारा माता का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे रोग, जलीय रोग जैसे कफ, कोल्ड, इन सब का कारक चंद्रमा होता है। आदमी का प्रकार, किस प्रकार का आदमी, मजाकिया स्वभाव का है या शांत स्वभाव का है, इसका कारक चंद्रमा है। हमारे काम धंधे का कारक चंद्रमा है। हमारे धन का कारक चंद्रमा है। इसकी उच्च राशि होती है वो शुक्र की वृष राशि है। इसके बाद आएंगे हम सूर्य पे। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य हमारी शक्ति का कारक है। सूर्य हमारा धैर्य है। सूर्य हमारा, जैसे सरकारी नौकरी, इन चीज़ों का कारक सूर्य है। हमारे मन की पवित्रता का कारक सूर्य है। सूर्य की जो उच्च राशि है वो मंगल की प्रथम राशि मेष है। अब इसके बाद आएंगे हम गुरु पे। गुरु देखिए आप, धनु के आगे गुरु लिखा है और मीन के आगे गुरु है। अब गुरु किन किन चीज़ों का कारक है? गुरु है हमारी शिक्षा का कारक, गुरु है हमारे धन का कारक, गुरु है हमारे ज्ञान का कारक। गुरु से हम ज्योतिष विज्ञान का कारक भी गुरु ही है। पेट संबंधी जितने रोग होते हैं उन सब का कारक गुरु है। गुरु हमारा ज्येष्ठ भ्राता, मतलब हमारे बड़े भाई का कारक, हमारे दादा का कारक, तीर्थ यात्रा का कारक, हमारे इष्ट देव का कारक। अब व्याख्यान शक्ति का कारक भी गुरु है। तो इसके बाद आएंगे हम शनि पे। गुरु की जो उच्च राशि होती है वो कर्क होती है, जो चंद्रमा की राशि है। और इसके बाद आएंगे हम शनि पे। शनि जो है वो आलस्य का कारक है, हमारी आयु का कारक है, हमारे रोगों का कारक है, मृत्यु का कारक है। अगर कोई आदमी झूठ बोलता है, मिथ्या भाषण, उसका कारक भी शनि है। मदिरापान, जुआ खेलना, अपराध, हानि, राजदंड, पेट, लीवर, इन सब का कारक शनि है। जिसकी जो उच्च राशि होती है वो होती है तुला राशि, जो शुक्र की राशि है। इसके बाद आएंगे हम राहु केतु, जो कि दो छाया ग्रह हैं। अब राहु किस चीज का कारक है, केतु किस चीज का कारक है, यह मैं आपको समझाऊंगा। राहु होता है, अब हम इस कलयुग में जी रहे हैं, ये राहु का संसार मानिए। हमारा जो मोबाइल है वो राहु, हमारी टीवी राहु है, फाइनेंस राहु है, राहु हमारा राज्य है, राहु विदेश जाना राहु है, राहु झूठ है, राहु भ्रम है, आकस्मिक होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो राहु है, भूत बाधा ये राहु है, हमें किसी चीज़ में अरुचि होना वो राहु है। तो ये सब चीज़ें हम राहु द्वारा देखते हैं। उसके बाद केतु। केतु है मोक्ष, केतु है गणेश भक्ति, केतु है चिकित्सा शास्त्र, केतु है हमारी तपस्या, केतु अध्यात्म है, तीर्थागमन है, केतु बंधन है, केतु कारागार भी है। वो बंधन किसी प्रकार का भी हो सकता है, वो कारागार भी हो सकता है, या कोई इंसान अगर घर में अकेले रहे तो भी बंधन एक तरह का बंधन है। हमारे सास ससुर, नाना नानी, कोई चर्म रोग, आत्मज्ञान, शिव भक्ति, ये सब का कारक जो है वो केतु है। केतु से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं।
अब हम बात करेंगे नक्षत्रों की। जैसे कि 12 राशियां होती हैं, तो किसी कुंडली को देखते समय हम भाव, उसमें जो मौजूद राशियां, ग्रह और साथ में नक्षत्रों को भी देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पे है। तो हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रहों के नाम लिखे हैं और उन ग्रह से संबंधित जो नक्षत्र होते हैं उनके नाम आपको ये बोर्ड पे लिखे दिखाई देंगे। सबसे पहले आते हैं हम केतु पे। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, जो होता है अश्विनी नक्षत्र, मगा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। इसके पश्चात हम आएंगे शुक्र का नक्षत्र होता है, जो होते हैं भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी। इसके बाद हम सूर्य के नक्षत्र में आते हैं, जो होता है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र होता है रोहिणी, हस्त्र और श्रवण नक्षत्र। उसके बाद मंगल का है मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा। उसके बाद राहु के हैं आर्धा, स्वाति, शतभिषा। फिर बृहस्पति के नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। फिर शनि का है पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। फिर बुध का होता है आश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा। इस प्रकार इन 9 ग्रहों के 27 नक्षत्र हैं। एक ग्रह में लगभग 3 नक्षत्र जो होता है वो चलता रहता है, जिसमें किसी बालक का जन्म होता है, वो अश्विनी नक्षत्र में भी हो सकता है, मघा में भी हो सकता है, मूल में भी हो सकता है। वहाँ पे जो लग्न हो जाएगा वो वहाँ पे जो लग्न होगा या जो राशि होगी वो उस राशि में केतु का नक्षत्र चलेगा, तो वो इंसान जो होगा वो केतु से प्रभावित होगा। उसमें राशि कोई भी हो, लग्न कोई सी भी हो, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो उस व्यक्ति का स्वभाव, उसके जो कर्म, वो इन नक्षत्रों के आधार पे, इनकी नक्षत्रों के स्वामी के आधार पे चलता है। अब देखेंगे हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। कोई भी ग्रह जहां बैठा रहता है वहां से वो दृष्टि डालता है। अब जैसे हमने लिखा है मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जो होती हैं चौथा, 7वां, 8वां। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं 5, 7, 9। मतलब गुरु जहां पे बैठा होगा वहां से 5वां स्थान, 7वां स्थान और 9वें स्थान में इसकी दृष्टि होगी। शनि की 3 दृष्टियां हैं, जहां पे शनि बैठा होगा वहां से 3रा स्थान, 7वां स्थान और 10वें स्थान में शनि की दृष्टि होती है। अब जो राहु केतु होते हैं उनकी दृष्टि जहां पे वो बैठे रहते हैं वहां से 5वां, 7वां और 9वीं दृष्टि राहु केतु की होती है। अन्य जो ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये जहां पे बैठे रहते हैं वहां से केवल इनकी एक दृष्टि, इनका 7वें भाव पे दृष्टि होती है। जहां पे ये बैठे रहते हैं वहां से 7वें स्थान आगे। अब जैसे हम मंगल को देखेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि सर्वप्रथम हम देखेंगे, मंगल पहले भाव में बैठा है। अब पहले भाव से ही हम गिनती स्टार्ट करेंगे, तो पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, मंगल की पहली जो दृष्टि होगी वो चौथे स्थान पे होगी, जो हमारे माता का स्थान है। उसके बाद उसकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो उसका ठीक सामने जो हमारा विवाह स्थान है। उसके बाद मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी वो आयु स्थान पे होगी, जो 7वें स्थान के जस्ट बगल में है। इसी प्रकार गुरु का आप बोर्ड में देखेंगे, गुरु मैंने वहाँ पे नंबर लिखे हैं। गुरु की जो पहली दृष्टि जो है 5वीं दृष्टि वो भाग्य स्थान पे है, जहाँ पे 5 नंबर मैंने लिखा है। उसके बाद 7वीं दृष्टि उसकी है लाभ भाव में, जहाँ पे 7वां लिखा है। और उसकी 9वीं दृष्टि होगी वो लग्न भाव पे है, जहाँ पे मंगल भी स्थित है, वो लग्न भाव है, वहाँ पे उसकी दृष्टि होगी। इस प्रकार ग्रहों की ये दृष्टियां होती हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ के कहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि जहाँ पे वो दृष्टि डालेगा उस भाव को भी अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में इफेक्ट करेगा।